दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा अपडेट, मनीष सिसोदिया से नए सिरे से पूछताछ करेगी सीबीआई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज होगी सुनवाई, ईदगाह के सर्वे की मांग पर होगी सुनवाई। जस्टिस के एम जोसेफ का झलका हिंदू प्रेम, कहा मैं ईसाई हूं फिर भी हिंदू धर्म से है लगाव। जितिन राम मांझी का विवादित बयान आया सामने, कहा अमीरों के बच्चे तो पोस्ट कार्ड से होते हैं पैदा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान निधि 13वीं किस्त जारी की है। इस दौरान उन्होंने 2700 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य की बहु विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही पूर्ण विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल हमारे देश में कर्नाटक में स्टार्टअप्स की बहुत ही चर्चा होती है, मगर हम देखें तो बेलगावी में 100 साल पहले ही स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई थी और तभी से बेलगावी अनेक प्रकार के उद्योग के लिए बड़ा सेन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उनसे बेलगावी की विकास में नई गति आएगी और सैकड़ों करोड़ों रुपए के परियोजनाओं की कनेक्टिविटी पानी की व्यवस्था से जुड़े हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप सभी को इन सभी विकास की योजनाओं के लिए उन्होंने बधाई भी दिया है और उन्होंने कहा कि आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। बताते चले कि शराब नीति मामले में पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और अब अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकीलों ने चीफ जस्टिस से मामले को जल्द सुनवाई करने का भी अनुरोध किया है और साथ ही साथ सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। जांच एजेंसी सिसोदिया से गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही है और वही बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी, जहां पर पिछली पूछताछ के दौरान जिन सवालों के जवाब देते हुए बचे थे उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे। तो बताते चले कि मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख ले लिया है और साथ ही साथ सीबीआई अब मनीष सिसोदिया से नए सिरे से पूछताछ करेगी, जिसके लिए सीबीआई ने नए सवालों की भी लिस्ट तैयार कर ली है। और वही बताते चले कि जांच एजेंसी सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही है और वही बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से फिर से सिसोदिया से पूछताछ करेगी और सीबीआई ने कहा है कि जिन सवालों से सिसोदिया बचते हुए नजर आ रहे थे वो सारे सवाल उनसे फिर से पूछे जाएंगे। तो आपको बताते चले कि पेंशन पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का पालन ना करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हल्फनामा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को ओआरओ के कुल बकाया भुगतान के लिए केंद्र की 15 मार्च तक का समय दिया था। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने 20 जनवरी को बकाया भुगतान 4 किस्तों में करने का पत्र जारी कर दिया था, जिसे
पूर्व सैनिकों ने कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, हमने 15 मार्च तक का समय दिया था, आप किस्तों में भुगतान का आदेश कैसे दे सकते हैं। मंत्रालय के पास समय बढ़ाने का एक तरफा अधिकार नहीं है और ये युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है। अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए और अगर रक्षा सचिव नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते तो हम अवमानना नोटिस भी जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट मरी ने बताया कि करीब 22 लाख पेंशन भोगी है। सरकार करीब 8 लाख को 2,500 करोड़ भुगतान कर चुकी है, जिससे 31 मार्च तक बाकी का भुगतान एक बार में करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं मंत्रालय के पास समय बढ़ाने का एक तरफा अधिकार नहीं है, ये युद्ध नहीं बल्कि कानूनी है। बताते चले कि देश में 22 लाख पेंशन भोगी हैं और सरकार करीब 8 लाख को 2,500 करोड़ रुपए भुगतान कर चुकी है, जिसे 31 मार्च तक बाकी का भुगतान एक बार में करने का प्रयास कर रही है। और वही मंत्रालय के पास समय बढ़ाने का एक तरफा अधिकार नहीं है, ये युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है। अदालती प्रक्रिया की चुनौती सुनिश्चित भी रहनी चाहिए। अगर रक्षा सचिव नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते तो हम अवमानना नोटिस भी जारी करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पडगामपोरा में आज सुबह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। सेना के एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा भी गया है और साथ ही साथ सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक आतंकी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका जताई जा रही है और साथ ही साथ सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और सेना ने इलाके के अपने कब्जे में ले लिया है और आतंकियों की तलाश कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक उनके शव का पता नहीं चल पाया है। और वही आपको बता दें कि इलाके में आतंकियों की छिपे होने की भी आशंका जताई जा रही है और जिस वजह से सेना ने आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है, जिस वजह से सेना ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और आतंकियों की तलाश भी करने में लगी हुई है। तो सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें इस मुठभेड़ में कई आतंकी मारे गए हैं और बताते चले कि आतंकी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही सेना को और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका बनी हुई है, जिसे वो सर्च अभियान उन्होंने जारी रखा है और इस मुठभेड़ के बाद सेना ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और आतंकियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं बिहार विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2023 का 24 बिहार बजट पेश होगा। महागठबंधन सरकार की ओर से इस बार वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट पेश करेंगे। महागठबंधन सरकार यानी जेडीयू आरजेडी समेत 7 दलों की बात करें तो ये तीसरा बजट है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भी यह तीसरा बजट है और 2022 से 23 का बजट जब पेश हुआ था तब जेडीयू बीजेपी के साथ थी। इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार पर रहने की संभावना है और वही अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन की सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। वही बिहार के वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। तो बताते करेंगे और वही
महागठबंधन सरकार मतलब जेडीयू और आरजेडी समेत 7 दलों की बात करें तो ये तीसरा बजट पेश होने जा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भी ये तीसरा बजट है। 2022 के 23 का जब बजट पेश हुआ था तब उस वक्त जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और इस बार के बजट में सरकार का फोकस पूरी तरह से रोजगार पर रहने की संभावना जताई जा रही है। अगले साल मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी गठबंधन की सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। और बताते चले कि बिहार में इस बार ये तीसरा बजट पेश होने वाला है, जहां पर वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था के भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है। ये तीसरा बजट पेश होने जा रहा है, जहां पर सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर होने वाला है। और बताते चले कि ये बिहार का तीसरा बजट पेश होने वाला है। इससे पहले जब बजट पेश हुआ था तो उस वक्त जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। और वही साथ ही साथ बताते चले कि महागठबंधन की सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है इस बजट में। वहीं बिहार के वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ऐसा उन्होंने बताया। देश के शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर बिहार है, उन्होंने कहा। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य में विकास दर के मामले में वित्त वर्ष 2021 से 22 में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 8% राष्ट्रीय औसत में भी बेहतर होगा। वहीं बिहार बजट के आकार की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 से 22 का बजट 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का बताया जा रहा है। तो वहीं बताते चले कि जोसेफ का झलका हिंदू प्रेम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एएन जोसेफ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूं लेकिन फिर भी मुझे हिंदू धर्म से लगाव है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म महान है और हमें इस महान धर्म का गर्व होना चाहिए और हमें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बताते चले कि उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि उस वक्त ये टिप्पणी की जब वो देश में प्राचीन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के मूल नामों का बहाल करने के लिए आयोग का गठन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। तो जोसेफ का हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने ये टिप्पणी कहा है कि मैं ईसाई हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म पर गर्व करता हूं और हमें गर्व करना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। और वही आपको बताते चले कि उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की जब वह देश में प्राचीन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के मूल नामों को बहाल करने के लिए आयोग का गठन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बताते चले कि जोसेफ ने कहा कि मुझे हिंदू धर्म पर गर्व है और उन्होंने साथ ही साथ ये बयान भी दिया कि हम सभी को हिंदू धर्म पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म महान है और हमें इस महान धर्म पर गर्व होना चाहिए और हमें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब वह देश में प्राचीन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के मूल नामों का बहाल करने के लिए आयोग का गठन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक किडनी से जुड़ी परेशानी के चलते प्रहलाद अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें प्रहलाद चौधरी चौथे स्थान पर आते हैं। तो वही प्रहलाद अहमदाबाद में एक किराने की दुकान चलाते हैं, साथ ही उनका शहर में टायर का भी शोरूम है। पीएम मोदी की एक बहन भी है और 4 भाई है। सोमा मोदी पीएम के सबसे बड़े भाई है, जो स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए हैं। फिलहाल सोमा मोदी अहमदाबाद में एक ओल्ड एज होम चलाते हैं। पीएम मोदी के दूसरे भाई
भाई का नाम अमृत मोदी है। ये एक प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। जब रिटायरमेंट के बाद अहमदाबाद में अपने परिवार के सदस्यों के संग जीवन जी रहे हैं। तो बता दें कि नरेंद्र मोदी के छोटे भाई को किडनी की तकलीफ के होने के बाद उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये किडनी से रिलेटेड ये पूरा मामला है। जहां पर ये भी आपको बताते चले कि पीएम मोदी के 4 भाई हैं, जिनमें से सोमा मोदी पीएम के सबसे बड़े भाई हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हो चुके हैं और फिलहाल सोमा मोदी अहमदाबाद में एक ओल्ड एज होम चलाते हैं। और वहीं पीएम मोदी के दूसरे बड़े भाई का नाम अमृत मोदी है। ये एक प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं, जो अब रिटायरमेंट के बाद अहमदाबाद में अपने परिवार के सदस्यों के संग जीवन जी रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमीरों के बच्चे तो पोस्ट कार्ड से पैदा हो जाते हैं। बता दें कि उनके इस बयान की निंदा हो रही है और आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सदन में दिए अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। विपक्ष यानी कांग्रेस आज के सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्र के हंगामेदार होने की पूरी आसार बताई जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में आज कई महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी है। शीतकालीन सत्र के दौरान अपूर्ण उत्तरों की सूची को भी पटल पर रखा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त विधायकों की सूचना सदन में दी जाएगी और इसके साथ ही सभापति तालिका की घोषणा के बाद विधायकों के आवेदनों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो बता दें कि बीजेपी सरकार इस बजट में पूरी तरह से बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। वहीं पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का आज दूसरा बजट पेश होने जा रहा है, जहां पर पूरे बजट का दूसरा दिन है। तो वहीं पे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी विधानसभा के पटल पर रखेंगे और इसके साथ ही आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सदन में दिए अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। और वहीं विपक्ष कांग्रेस आज के सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बताते चले कि इस सत्र में हंगामेदार होने का भी आसार लगाए जा रहे हैं। और वहीं विधानसभा के बजट सत्र में आज कई महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी है, जहां पर शीतकालीन सत्र के दौरान अपूर्ण उत्तरों की सूची को भी पटल पर रखा जाएगा। और वहीं राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही विधायकों की सूचना सदन में दी जाएगी और इसके साथ ही सभापति तालिका की भी घोषणा के बाद विधायकों के आवेदनों की प्रस्तुति की जाएगी। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, जहां पर बताते चले कि बीजेपी को पूरे घेरने की तैयारी भी चल रही है और ये बजट सत्र हंगामेदार रहने की भी हंगामेदार होने की पूरे आसार बताए जा रहे हैं। और वहीं पर विधानसभा के बजट सत्र में आज कई महत्वपूर्ण कार्रवाई होने की भी आकांक्षा जताई जा रही है। और साथ ही साथ बताते चले कि शीतकालीन सत्र के दौरान पूरे उत्तरों की सूची को भी पटल पर रखा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त विधायकों की सूचना सदन में दी जाएगी। इसके साथ ही सभापति तालिका की घोषणा के बाद विधायकों के आवेदनों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।